नमस्कार स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हमारे एम प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। यह एम प्रोग्राम हमारा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों में अवेलेबल है। तो क्या है एम प्रोग्राम? एम है हमारा एडवांस्ड इंटीग्रेटेड मेंटरशिप कार्यक्रम। तो ये हमारा एक मेंटरशिप कार्यक्रम है। स्टूडेंट्स को क्यों चाहिए होता है मेंटरशिप कार्यक्रम? एक बात समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आप खुद से तैयारी करते हैं या फिर आप कहीं से क्लासेस लेते हैं तो आप खुद कुछ नोट्स बनाते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, जब खुद से तैयारी करते हैं तो कुछ बच्चे नोट्स नहीं बनाते। हालांकि नोट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ज़रूरत होती है। तो जब आप सेल्फ स्टडी करते हो या आप कोई क्लास लगाते हो तो जो आप नोट्स बनाते हो उन नोट्स को आपको हमारी मुख्य परीक्षा के हिसाब से तैयार करना होता है। उनके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करनी होती है। ठीक है, उनको और विस्तृत बनाना होता है कंटेंट के माध्यम से। यानी कंटेंट के तरीके से तो आप उनको विस्तृत बनाओगे, लेकिन उनको छोटा ऐसे बनाना है कि आप वर्ड से ही समझ जाओ कि यहाँ पे आपने क्या सोच के इसको लिखा था और इस वर्ड के थ्रू आप क्या याद करना चाहते हो। ठीक है, यानी कि आपके नोट्स के अंदर कंटेंट की क्वालिटी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मात्रा कम होनी चाहिए। तो एम में वही एक प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ आती है कि वो अच्छे नोट्स नहीं बना पाते या उनके जो नोट्स हैं वो मेंस के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं होते, उसको यहाँ पे टैकल किया गया है। ठीक है, उसको यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। अब उसमें मेंटरशिप कैसे काम करती है? मेंटर आपकी इस जर्नी में हर समय आपके साथ रहेंगे। आपने कैसे नोट्स बनाए हैं, आपने कैसे टेस्ट लिखे हैं, आपने प्रीलिम्स के टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट किया है, आप निबंध में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके मेंटर आपको अच्छे से सहयोग करेंगे। ठीक है, एम में हम कहते हैं एडवांस्ड। क्यों? क्योंकि ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो आज ही तैयारी शुरू कर रहे हैं या जिन्होंने खुद से कभी नहीं पढ़ा है और कभी फाउंडेशन नहीं किया है। जरूरी नहीं कि आपने फाउंडेशन कोर्स कर रखा हो, बट ये जरूरी है कि आपने एक बार सारे विषयों को तरीके से खत्म किया हुआ हो। इसीलिए ये एडवांस कोर्स है, उस लेवल के बाद का कोर्स। इंटीग्रेटेड, क्योंकि हम इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी आपकी मुख्य परीक्षा और तीसरे आपके इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट, हम इन तीनों को मिलाकर इस प्रोग्राम में लेकर चलते हैं। इसीलिए ये हो गया इंटीग्रेटेड। और मेंटरशिप हमारा मुख्य भाग है इस कार्यक्रम का। एडवांस इंटीग्रेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए ये प्रोग्राम नेक्स्ट आईएएस द्वारा शुरू किया जा रहा है 16 जून से। अब इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। इस वीडियो के साथ आपको ब्रोशर जो है वो नीचे लिंक में मिल जाएगा, तो उस ब्रोशर में आप एक बार देखना अच्छे से, जो भी हमने चीजें लिखी हुई हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ना। आपको क्लैरिटी आएगी कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। एम प्रोग्राम क्या है इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका यहाँ पे दी हुई है। अब बात यह है कि आपने पढ़ाई की, आपने फाउंडेशन भी किया, खुद से भी पढ़ा, मेहनत भी करी, लेकिन तो भी क्या चीजें हैं जो आपको आपके प्रयास में बहुत मदद नहीं कर रही? क्यों आपका अटेम्प्ट जो है वो बेस्ट अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा? तो उसकी कुछ कारण होते हैं उसके, जैसे कि संरचित तैयारी योजना का अभाव, यानी कि आप अच्छे से प्लान नहीं कर रहे हो। यानी कि आपने क्लासेस लगाई, खुद से कुछ पढ़ा, लेकिन आपने प्लान नहीं किया कि मुझे ये एक साल कैसे निकालना है। यानी कि अगले साल जब आप एग्जाम देने वाले हो उस समय तक आपका क्या क्या सब्जेक्ट किस किस तरीके से किस किस लेवल तक तैयार हो जाने चाहिए, इसके बारे में आपने ज्यादा सोचा नहीं। आपने एक प्लान नहीं बनाया और फिर क्या होता है कि कुछ महीने आप पढ़ते ही नहीं हो। कुछ महीने अभी शुरुआत में, जैसे अभी प्रीलिम्स दिया बच्चों ने, ठीक है, आप लोगों ने प्रीलिम्स दिया, कुछ बच्चों ने बहुत मन से, कुछ बहुत मेहनत करके दिया होगा, कुछ बच्चों ने अच्छी तैयारी नहीं होने के बाद भी दिया होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ जाके दे आए होंगे। अब उनमें से जो बच्चों के पास अच्छा प्लान है वो अभी अगर उनका नहीं निकल रहा होगा तो वो अभी बस 2 दिन के बाद फिर से तैयारी शुरू कर देंगे। अच्छा सा शेड्यूल बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे और अपना पूरा साल व्यतीत करेंगे। जो बच्चे सीरियस तो हैं बट उस लेवल के नहीं है कि डेडिकेटेड नहीं है अच्छे तरीके से या मोटिवेटेड नहीं रहते, अभी पढ़ेंगे, हफ्ता 10 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद इधर उधर के कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे, बीच में पढ़ाई छूट जाएगी, किसी दिन पढ़ लेंगे 10 घंटे,
किसी दिन पढ़ लेंगे 2 घंटे और किसी दिन नहीं भी पढ़ेंगे, फिर 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे जब बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। करते 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 आपका आ जाएगा जनवरी, और फिर जनवरी में वो बच्चे जागते हैं कि भाई अब तो प्रीलिम्स आने वाला है, अब तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, फिर पढ़ते हैं। उनमें से कुछ बच्चों का प्रीलिम्स निकल भी जाता है, बट बच्चा ये बात भूल जाता है कि आपका जो रैंक है वो आपके मेंस के मार्क्स बहुत ज्यादा डिसाइड करते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स भी डिसाइड करते हैं, पर मेंस सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो मेंस के नंबर की है, ठीक है। तो उनकी मुख्य परीक्षा के हिसाब से तैयारी होती ही नहीं। तो इसीलिए इस बात को समझो, अभी आपके लिए शायद इस बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जिन्होंने मुख्य परीक्षा कभी लिखी नहीं है, कि आपकी जो तैयारी होती है वो मुख्य परीक्षा के हिसाब की होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स खाली निकलना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि उस लिस्ट के अंदर रैंक होना, और उसके लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत जरूरी है। तो इस बात को समझिए कि मुख्य परीक्षा की तैयारी आप तभी अच्छे से कर सकते हो जब आप पूरे साल मेहनत से, डेडिकेशन से, तरीके से लगे रहो, और उसके अंदर आपका साथ देने वाला कोई इंसान हो जो बार बार आपको बोले कि टेस्ट नहीं लिखा है, नोट्स नहीं बनाए हैं, अरे रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हो, अरे न्यूज़पेपर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर में से नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, प्रीलिम्स की कब पढ़ाई करनी है, मेंस की कब करनी है, ऑप्शनल का क्या किया, ठीक है। तो आपसे ये सब बातें पूछने वाला कोई इंसान आपके साथ होना चाहिए, तो उस चीज का अभाव रहता है बच्चों को। दूसरा, अपूर्ण पाठ्यक्रम, पूरा नहीं हो पाता, सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कई बार पता ही नहीं होता बच्चे को कि ओके ये भी पाठ्यक्रम में आएगा, ठीक है, कि ये भी एक अच्छा पार्ट है। कुछ बच्चे पीवाईक्यूज नहीं देखते हैं, पिछले सालों के क्वेश्चंस नहीं देखते हैं, जिससे उनको अंदाजा लग सके कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, या फिर तैयारी लेट शुरू करी तो कुछ चीजें हो गई, कुछ चीजें रह गई, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चों को पीछे लेके आती है। तीसरा, संक्षिप्त प्रभावी नोट्स का अभाव। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके नोट्स ऐसे नहीं है कि इतना बंडल लेके आप बैठे हो रूम में और पूरा आपने भर रखा है, टेस्ट भर रखे हैं, या फिर इतना मटेरियल इकट्ठा कर रखा है कि आप पूरा साल भी लगा दो तो भी उसके सारे पन्ने पलट नहीं पाओगे। वो चीज नहीं करनी है, इतने नोट्स होने ही नहीं चाहिए। कोई भी टॉपर, कोई भी अच्छा शिक्षक आपको ये बात नहीं बोलेगा कि आपके पास बहुत सारे नोट्स होने चाहिए। हर कोई एक ही बात करता है कि आपके नोट्स कम होने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि गागर में सागर भरने वाली बात होती है ना। तो कम रखो, अच्छे रखो, अपने हिसाब से बनाओ, एग्जाम के हिसाब से बनाओ। चौथा है अपर्याप्त उत्तर लेखन अभ्यास। कुछ बच्चे, वही नोट्स वाली बात, नोट्स लाते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ भी पाते हैं, लेकिन उत्तर लेखन नहीं करते। उत्तर लेखन बहुत जरूरी है। उत्तर लेखन क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में तो जाके आप उत्तर लेखन ही करने वाले हैं, तो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे उत्तर लेखन की तो वहां पे अच्छा स्कोर कैसे आएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप उत्तर लेखन करें, और करें वो हर महीने करें। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब 2-3 महीने आपको लग रहा है कि अभी मेंस की तैयारी करनी है तो अभी कर लेता हूँ बस आंसर राइटिंग, या अभी कर लेती हूँ बस आंसर राइटिंग। नहीं, उन 2-3 महीने में नहीं करनी आंसर राइटिंग। आप शुरू करो, अभी से कर दो शुरू। अभी से ऐसी शुरू करो कि कम से कम आप हफ्ते में एक टेस्ट लिखो। और सिर्फ टेस्ट लिखना नहीं है, इवैल्यूएटर ने उसके ऊपर जो भी रिमार्क्स दिए हैं, जो भी चीजें लिख के दी हैं, आपको उस पर काम करना है और उसको सुधारना है। जरूरी ये है। क्यों? प्रीलिम्स में भी बहुत बच्चे ये करते हैं कि टेस्ट लिखते रहते हैं, देते रहते हैं, मार्क्स उसमें वही 60-70 आते हैं। अब उससे क्या होता है, वो अपनी कमियों पे काम नहीं करते कि तुम्हारी गलती क्यों हो रही है ना। एक पैटर्न होता है हर किसी का पेपर अटेम्प्ट करने का। कुछ बच्चे ऐसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं कि उनकी एक आदत होती है किसी एक जगह पे कुछ गलती करने की। अगर आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, आप क्या करते हो कि आपका आंसर वो गलत हो जाता है, या तो आप कोई वर्ड मिस कर देते हो, या वर्ड को गलत पढ़ लेते हो, या आप भरने में दिक्कत कर देते हो। जब तक आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं होगी, आप उसको एड्रेस कैसे करोगे, है ना। सेम चीज मेंस में है। इवैल्यूएटर ने आपको कॉपी चेक करके दे दी, अब जब तक उस फीडबैक के ऊपर आप काम नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इंप्रूवमेंट मेरा कैसे होगा, मेरे मार्क्स अच्छे कैसे होंगे। तो वो इंप्रूवमेंट के लिए उस कॉपी को अच्छे से एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टेस्ट सिर्फ लिखना नहीं है, टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। उसके बाद आएगा प्रासंगिक सामग्री से अपडेटेड न रहना। अब नोट्स कुछ बनाए होते हैं, कुछ फाउंडेशन के होते हैं, कुछ आपने बनाए होते हैं, अब वो कई बार पुराने हो जाते हैं। मान लो आपका 2रा या 3रा साल है पढ़ाई का, अब करंट अफेयर तो बढ़ता रहता है, नई नई चीजें आती रहती हैं, नए नए एग्जाम्पल्स आते रहते हैं। अगर आप अभी भी आपके नीति शास्त्र में
कोई पुराना एग्जाम्पल यूज करोगे, ठीक है, या आप अपना सोसाइटी वाले पार्ट में कोई पुराना एग्जाम्पल यूज करोगे, तो हो सकता है वो उतना अच्छा ना लगे आज के टाइम में। हो सकता है आज से 3 साल पहले वो बहुत अच्छा लगता था और अब ना लगे। तो इसीलिए आपके नोट्स ना अपडेटेड होने चाहिए, आपके पास नए एग्जाम्पल्स होने चाहिए। AI के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अगर कुछ कॉन्फ्रेंस हुई है तो आपको वो पता होना चाहिए कि हुई है और आप उसको आंसर में यूज कर सको, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए नोट्स को अपडेट रहना, अपडेटेड करना बहुत जरूरी है। बार बार प्रारंभिक परीक्षा में असफलता, हम ऐसे बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने प्रीलिम्स के कई अटेम्प्ट दे रखे होते हैं और उसमें उनको सफलता नहीं मिलती, तो 3, 4, 5 अटेम्प्ट वाले लोग भी हमारे पास आते हैं। अब बच्चा क्या सोचता है कि शायद प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने पे ही प्रीलिम्स परीक्षा निकलती है, बट ऐसा नहीं है। आपको आपकी जो तैयारी होती है ना वो पूर्ण होनी चाहिए, वो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा को मिलाकर होनी चाहिए। होलिस्टिक कवरेज होती है आपके सिलेबस की। तो कभी ये मत सोचो कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है, ये सोचो कि मुझे इंटरव्यू तक जाना है, उसके लिए मेरे को मेंस में अच्छा स्कोर चाहिए और प्रीलिम्स मुझे क्वालिफाई करना है। तो आपको उन तीनों स्टेजेस को लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी नहीं, आपकी मेंस की तैयारी भी साथ चलती है और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना पड़ता है, आपको खुद में भी सुधार लाना पड़ता है, आपको खुद को भी इस लायक बनाना पड़ता है कि आप 5 लोगों के सामने जाके बैठ सको और बहुत अच्छे से बात कर सको। और वो चीज़ें 1 महीने या 2 महीने में नहीं होती, उसमें टाइम लगता है। तो अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे उभारो कि आप जब 5 लोगों को मिलो तो आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा जाए, ठीक है। तो उस चीज़ पे भी काम करना होता है। तो इसीलिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की जो तैयारी होती है ना, वो ऐसी नहीं होती कि आप एक बंद कमरे में बैठ के सिर्फ तैयारी करो। वो कुछ टाइम होता है, सिर्फ मेन से कुछ दिन पहले का, ठीक है, या पी से कुछ दिन पहले का। उसके अलावा तो आपको लोगों से मिलना ही पड़ता है, बात भी करनी पड़ती है, डिस्कशंस करने पड़ते हैं। डिस्कशंस, डिबेट नहीं करने, सिर्फ डिस्कशंस करने हैं, ठीक है। डिस्कशन करने पड़ते हैं और आपको जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी आपके पास क्लासेस हैं, उन सबको आपको कवर करना पड़ता है, यानी कि आपको सिलेबस को अच्छे से कवर करना पड़ता है। तो ऐसे एक पूर्ण तरीके से तैयारी होती है सिविल सेवा परीक्षा की। केंद्रित मेंटरशिप का अभाव, यानी कि अच्छे मेंटोर्स नहीं मिलते। अच्छे मेंटोर कौन हो सकते हैं? जो आपको बताए कि आपकी ये गलती है, इस पे काम करना है, जो आपको सिर्फ ये ना बोले कि लगे रहो, डटे रहो और आपको कुछ भी, आपके मान लो कि आपके सिलेबस से संबंधित या आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के नोट से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित आपको कुछ ना बताए। मेंटर ऐसा होना चाहिए जो आपको पढ़ाई से संबंधित भी मदद कर सके और आपको मोटिवेटेड भी रख सके। दोनों चीजें होनी चाहिए आपके मेंटोर के अंदर। जो आप जब भी आप फंसो, जब भी आपको लगे कि मैं इससे आगे नहीं जा पा रहा, या मेरे से ये वाला काम नहीं हो रहा, या फिर मैं इस मामले में इस वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, तो उस मामले में, उन सब चीज़ों में आपको गाइड करने के लिए एक मेंटोर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। वो मेंटोर अगर आप जिंदगी में देखें तो वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उनके साथ पढ़ाई में कि वो उनको न्यूज़पेपर के नोट्स का क्रक्स बना के देते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी मदद करते हैं जहाँ भी वो फंसते हैं। तो आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए। उसके अलावा एम प्रोग्राम में आपको एक मेंटर मिलता है। तो अगर आपके पास मेंटर नहीं है और आपको पता है या आपको पता होना चाहिए कि मेंटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो एम प्रोग्राम में आपको एक मेंटर मिलेगा जो पूरी आपकी इस यूपीएससी की जर्नी में आपके साथ रहेंगे। प्रतिस्पर्धी सहपाठी समूह की कमी, यूपीएससी की तैयारी ऐसे नहीं हो सकती कि जैसे कुएं का मेंढक होता है, वैसा नहीं होता, ठीक है। आपको अपने परों को फैलाना होता है ना, आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइब्रेरी में आपकी साइड वाली सीट पे पढ़ने वाला बच्चा कितना पढ़ता है, या आपकी क्लास में जो बच्चा पीछे बैठा हुआ था उसका क्या स्कोर आता है, और जो आगे बैठा हुआ था उसको कितना करंट अफेयर आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोग आपके कंपटीशन में आपके साथ बैठे हैं वो किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, और वो सब चीज़ें पता चलती हैं जब आप टेस्ट देते हो, आपकी रैंकिंग आती है, ठीक है, आप बच्चों से मिलते हो, तब आपको वो सब चीज़ें पता चलती हैं। तो ये मत सोचो, डरो मत दूसरों से कि उसका तो बहुत अच्छा चल रहा है या वो तो उसका तो बहुत ही कम चलता है, वो मुझे क्या सिखाएगा, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन एक समूह आपके पास होना चाहिए जिसके साथ मिलके, जिसकी हेल्प लेके आप खुद को बेटर कर सको अपनी यूपीएससी की परीक्षा के तीनों स्टेजेस के लिए। फिर एम प्रोग्राम के बारे में आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या शामिल है। सबसे पहला चीज है लर्निंग, यानी कि सीखने का। संरचित अध्ययन योजना, एम में हम आपको प्रॉपर शेड्यूल देते हैं,
ठीक है, आपके सब सब्जेक्ट्स का, जैसे आपका राज व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, आपको इन सब का शेड्यूल मिलेगा। कैसे मिलेगा? हम अपने एक सप्ताह को डिवाइड किया है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये हो गए आपके हफ्ते के दिन। अब मंडे से लेके फ्राइडे तक आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, आपको वर्कबुक दी जाएंगी और आप उसमें नोट्स बनाओगे। जैसे कि ये आपकी वर्कबुक है, अब इस वर्कबुक में ये A4 साइज की है और इसमें आपको इतनी थिकनेस मिलती है, तो ये हर सब्जेक्ट की आपको मिलेगी। जैसे कि ये आपकी विज्ञान की है। अब इसमें आपको हर हफ्ते की शुरुआत में आपका पूरा सिलेबस दिया जाएगा, जिस सिलेबस को हमने दिनों में विभाजित किया होगा, यानी कि सोमवार को पहले दिन आपको जो सिलेबस कवर करना है वो सिलेबस इसमें दिया गया होगा। आपको उस सिलेबस के हिसाब से अपनी बुक्स उठानी है, अपने नोट्स उठाने हैं, इंटरनेट को खोलना है और इस वर्कबुक के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं, इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पे पेज दिया हुआ है, इन प्रश्न के आपको नोट्स बनाने हैं। आंसर राइटिंग नहीं करना है, यानी कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं जाएगा, ठीक है, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन के नोट्स बनाने हैं। तो ये वाला काम आप मंडे से लेके फ्राइडे तक करोगे, यानी सोमवार से लेके शुक्रवार तक। अब जो आप नोट्स बनाने वाले हो इसके अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो बहुत लंबे नहीं होंगे, छोटे होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, आप अच्छे से रिसर्च करोगे और अच्छे से वहाँ नोट्स बनाओगे। जब भी आप इसमें नोट्स बनाओगे, हमेशा दिमाग में एक बात रखना कि ये नोट्स मैं अपने मेंस के एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ने वाली हूँ। अगर आप दिमाग में ये रखोगे ना, तो आपको मोटिवेशन वैसे ही आएगा कि आपको एग्जाम लिखना है। दूसरा, आप बिल्कुल दिमाग लगा के अपने अच्छे से नोट्स बनाओगे मेंस के हिसाब के, ठीक है। तो मंडे को ऑलमोस्ट आपके 5 से 6 क्वेश्चन होंगे डेली के, तो 5 से 6 क्वेश्चन के आपने नोट्स बनाए, फिर आप ट्यूसडे पे जाओगे, ट्यूसडे का सिलेबस दे रखा होगा, उस दिन 5-6 क्वेश्चन के आपने नोट्स बनाए, ऐसे करते करते आप फ्राइडे तक नोट्स बनाओगे, ठीक है। अब जो मेंटोर हैं वो आपकी कैसे हेल्प करेंगे? आप जब नोट्स बना लो 2-3 दिन के, तो जाके अपने मेंटोर से मिल लो। आपके मेंटोर उन नोट्स को देखेंगे, वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है, कहाँ से क्या चीज़ हटाने की ज़रूरत है, इसको आप और छोटा कैसे बना सकते हो, आप इसके अंदर और मैटर कैसे डाल सकते हो, आप द हिंदू को यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या आप एक्सप्रेस को कैसे यूज़ कर सकते हो, हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, आपको इंटरनेट से क्या सर्च करना है और किस तरीके का मटेरियल आपको चाहिए इंटरनेट से, कौन सी साइट्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपके मेंटोर आपकी मदद करेंगे। अब सैटरडे का आपका ब्रेक होगा, ब्रेक टाइप का या फिर रिवीजन टाइप का आप कह सकते हैं, और संडे को आपको इन्हीं 5 दिन के सिलेबस का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका राज व्यवस्था है, ध्यान से सुनिएगा, राज व्यवस्था आपके 3 हफ्ते की है, ठीक है। तो पहले हफ्ते में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपने नोट्स बनाए, तो पहले हफ्ते का जो संडे होगा ना, उसी सिलेबस का टेस्ट होगा, हाफ टेस्ट होगा मेंस का, ठीक है। दूसरे हफ्ते में दूसरे हफ्ते के ही सिलेबस का मेंस का टेस्ट होगा हाफ। फिर तीसरे हफ्ते में आपका राज व्यवस्था खत्म हो जाएगा, है ना, 3 हफ्ते का जैसे मैंने आपको बताया, तो उसका जो लास्ट टेस्ट होगा वो फुल टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन का, ठीक है, वो पूरे सिलेबस का होगा। तो इस तरीके से आप 2 हाफ टेस्ट और एक फुल टेस्ट करेंगे। तो जब ये प्रोग्राम शुरू होगा और जब तक आप नोट्स बनाओगे, तब तक आप हर संडे आप मेंस का टेस्ट लिखने वाले हो, कभी हाफ लेंथ कभी फुल लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चलेगा, और जब वो आपका टेस्ट होगा, जब वो चेक होके आ जाए, तो आके मेंटर से मिलो, मेंटर आपको बताएंगे उसके अंदर इंप्रूवमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो ये है स्मार्ट नोट्स मेकिंग, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छे से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। तीसरा है संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज। मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ आपके सिलेबस की, मैं आपको दिखा देती हूँ सिलेबस, एक बार आपको थोड़ा और अच्छे से अंदाजा आ जाएगा। ये जैसे राज व्यवस्था से शुरू है, ठीक है, 3 हफ्ते का है ये, 16 जून से 6 जुलाई तक, और ये आपके टेस्ट हो गए, 2 हाफ टेस्ट, एक फुल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे राज व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के आपके नोट्स भी बन जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के आप टेस्ट भी लिख लोगे, ठीक है, और सब सब्जेक्ट्स पे आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सारा सिलेबस जो है नोट्स के हिसाब से 30 नवंबर तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा शेड्यूल है जो एम का है, डिटेल शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज आपका हो जाएगा। उसके बाद
परीक्षण कैसे होता है, उत्तर लेखन होता है, जैसे मैंने आपको बताया आपके टेस्ट होंगे। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी, प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे, 2 टेस्ट सीरीज आपकी आएंगी। ये आपका टेस्ट सीरीज का प्रीलिम्स का शेड्यूल है। ये जो टेस्ट सीरीज है पहली, ये पहली है और ये दूसरी है। ये बेसिक लेवल की है, आपके एनसीईआरटीज हो गई, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, वो सब आपके पहले वाले पार्ट में पूछे जाएंगे, पहले वाली टेस्ट सीरीज में पूछे जाएंगे। सेकंड वाले में आपका एडवांस लेवल का हो गया, थोड़ा एक लेवल ऊपर जाके, ठीक है, तो वो आपका सेकंड लेवल में यहाँ पे होगा। तो ये 22 दिसंबर से आपकी प्रीलिम्स की डेडिकेटेड तैयारी हम शुरू कर देंगे और ये आपके 12 अप्रैल तक जाएगा इसके हिसाब से। उसके बाद में आपके अनुभव जो ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं वो भी होंगे इसके अंदर। तो प्रीलिम्स तक आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से टेस्ट देते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस। उसके बाद प्रीलिम्स हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे अनुभव भी डाला है तो ये अनुभव हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो 25 अप्रैल तक, सॉरी 3 मई तक आपके अनुभव चलेंगे, फिर प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज है। ये मेंस की टेस्ट सीरीज है, प्लस में आपको इसके बाकी जो टेस्ट मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हो गई। निबंध लेखन, निबंध को हम इसमें कवर करते हैं। हर महीने में आपका निबंध का एक टेस्ट होगा, हाफ भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है, यानी कि 4 में से 1 चूज करके लिखना होगा, 1 ऐसे, या फिर आपको 8 में से 2 चूज करके लिखने होंगे, 2 ऐसे, ठीक है। तो आपका निबंध लेखन होगा। अब निबंध लेखन पे काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि 250 नंबर का एक निबंध ही है और इसमें हिंदी मीडियम के बच्चों का मैंने देखा है कि स्कोर अच्छा आ जाता है, शायद इस वजह से भी क्योंकि हम अपनी मातृभाषा में अपनी फीलिंग्स को, अपनी सोच को बहुत अच्छे से लिख पाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे मैंने देखा है जिनका अच्छा स्कोर आता है कविताएं भी लिख देते हैं, और जिन्होंने कविता लिखी और उनका बहुत अच्छा स्कोर आया है, ऐसे में मैंने ये भी देखा है। तो इसी वजह से निबंध बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, खासकर इसीलिए क्योंकि हिंदी माध्यम में निबंध में नंबर लाना थोड़ा सा इजी नहीं कहूंगी, पर आते हैं नंबर, ठीक है, आते हैं भाषा की वजह से मान लो, या अपने सोच को अच्छे से लिखने की वजह से मान लो, जिस भी वजह से मान लो, लेकिन हाँ नंबर आ सकते हैं। इसीलिए आप वो एज ले सकते हैं। तो उस एज को लेने के लिए, उसका अच्छे से फायदा उठाने के लिए आपको निबंध पे काम करना है। जितना निबंध पे काम करोगे उतना निबंध का स्कोर बढ़ेगा। ये एक बात निबंध के लिए होती है, अगर आप ऐसे पे काम कर रहे हो ना तो आपका ऐसे का स्कोर बढ़ता है। तो इसलिए ऐसे को अच्छे से कवर करना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे के टेस्ट लिखो, ऐसे के टेस्ट लिख के जब चेक होके आ जाए उसके बाद अपने मेंटर से बैठ के ऐसे के बारे में बात करो, उस पे उसको अच्छा करो, उसमें कुछ चीजें नहीं ऐड करो। वो कैसे करना है वो सब आपके मेंटोर भी बताएंगे और उसके कुछ सेशंस भी होंगे, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। मेंटरशिप, मेन चीज जो इस प्रोग्राम की है वो है मेंटरशिप। मेंटरशिप साफ शब्दों में आपको बताऊंगी 1 to 1 रहेगी, ठीक है। आप अपने मेंटर के पास आए, अकेले आए, बैठें, बात करें अपने सब्जेक्ट के बारे में, अच्छे से उनको अपने नोट्स दिखाएं, अपने आंसर्स चेक कराएं, ऐसे का डिस्कशन करें उनसे, ठीक है। जो भी परेशानियां आपको आ रही है आप उनसे बात करें। तो यहाँ पे 1 to 1 मेंटरशिप होती है और आपके पूरे साल एक ही मेंटर रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ अलग चीजें, गॉड फॉरबिडन कुछ हो जाए तो अलग बात होती है, नहीं तो आपका एक ही मेंटर रहता है जो पूरे साल आपके साथ होता है। आज से शुरू करके जब आप एनरोल करोगे, आपका स्टार्ट होगा बैच, तब से शुरू करके आपकी मेंस एग्जाम तक आपके पास एक ही मेंटर रहते हैं, ठीक है। केंद्रित वर्कशॉप, जैसे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, बाकी और भी डिटेल में आंसर कैसे लिखने हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है, निबंध में सुधार कैसे लाना है, प्रीलिम्स में जीएस और सीसेट को कैसे हैंडल करना है, तो इन सब चीजों से संबंधित भी कुछ वर्कशॉप्स होती हैं जो होती रहेंगी, ठीक है। साल में होती रहेंगी, आपको देते रहेंगे हम बार बार। तो केंद्रित वर्कशॉप जो होती हैं वो मददगार साबित होती हैं बच्चों के लिए। मूल्य संवर्धन सत्र, इसमें क्या करते हैं, मेनली जो PYQs होते हैं, यानी कि पिछले वर्षों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है, कि आप उनको कैसे यूज कर सकते हो, उसमें से कैसे दोबारा क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं अच्छी तैयारी के लिए। तो वो सब चीजें भी आपके मेंटरशिप में कवर हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जो चरणों में विभाजित किया हुआ है हमने, मैं आपको वो बताती हूँ। तो पहले चरण में आप वो विषय कवर करेंगे जो
प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में दोनों में अच्छी खासी वेटेज रखते हैं, यानी कि आपकी राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, तो ये सब आपके पहले चरण में कवर हो जाएंगे 16 जून से लेकर 17 अगस्त तक। फिर दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा केंद्रित विषय होंगे, जैसे कि आपका नीति शास्त्र, भारतीय समाज, ये सब, ठीक है। तीसरे में प्रारंभिक परीक्षा केंद्रित विषय होंगे, जैसे कि आपका पर्यावरण, विज्ञान, ये सब आपके तीसरे चरण में होंगे। चौथे चरण में आपको एक ब्रेक दिया जाएगा 1 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक, जहां पे हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप अपने नोट्स को कंसोलिडेट कर लो, रिवीजन कर लो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में आप अपने मेंटोर से बात कर लो, अच्छे से आपने अब तक जो भी कवर किया है उसको अच्छे से एक बार दोबारा से रिवाइज करके उसको कवर कर लो, ठीक है। तो आपको ब्रेक इसलिए दिया जाता है। पांचवें चरण में प्रारंभिक परीक्षा अवधारणात्मक टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग होगी, जो मैंने आपको शेड्यूल बताया था प्रीलिम्स का, उस हिसाब से आपकी टेस्टिंग होगी, ठीक है। फिर प्रारंभिक परीक्षा के विशेष टेस्ट, यानी कि एडवांस लेवल के जो टेस्ट होते हैं। सातवें चरण में मुख्य परीक्षा होगी आपकी समीकरण टेस्टिंग, यानी कि आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगी। अब एम मेंटरशिप आपकी तैयारी को बेटर कैसे करेगी, बहुत सब चीजें मैंने बता दी, एक बार दोबारा से कवर करते हैं। सबसे पहला, सही पाठ्यन सामग्री का चयन। आपके मेंटोर आपको बताते हैं कि किस बुक में से पढ़ना है, कहाँ से नोट्स लेने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। कौन से टॉपिक्स को किस बुक से, किस साइट से आप अच्छे से कवर कर सकते हो, कौन सी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन सब आप अपनी पाठ्य सामग्री को चूज करोगे, जब उसको चुनने में आपके मेंटोर आपका सहयोग करेंगे। दूसरा, आपको सही राह पर रखना। मेंटर आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे कि आपको अभी ये खत्म करना है, अभी आपको इस वर्कबुक में आपका ये वाले क्वेश्चंस रहते हैं, आपने ये टेस्ट नहीं दिए। आप पोर्टल पे कार्य करोगे, एक पोर्टल का एक्सेस आपको दिया जाएगा, ठीक है। उस पोर्टल पे आपको आपके वर्कबुक्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। उस पोर्टल पे आपको कोई शिकायत है तो आप वहाँ पे वो जाके भी देख सकते हो, आप टेस्ट भी लिख सकते हो, टेस्ट लिख के आप पोर्टल पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपका पोर्टल होता है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट के आप नोट्स बनाओगे, जो डेली के 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, उन 5 से 6 क्वेश्चंस के आपको मॉडल असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। यानी कि जब आप लिख लो, उसके बाद शाम में जब आपको मॉडल असाइनमेंट मिलेंगे, खोल के एक बार देख लेना, देख लो कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपने मिस कर दी हो। अगर वो मॉडल असाइनमेंट्स में है तो वहाँ से उठा के आप अपने नोट्स में लिख लो। और मॉडल असाइनमेंट्स को प्रिंट नहीं करना है, उनको बहुत लंबे टाइम तक संभाल के भी नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि फिर वही चीज़ हो जाएगी, अगर आप उनको प्रिंट करवाने लग गए, संभालने लग गए, तो फिर से आपका ढेर बन जाएगा नोट्स का, जो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो इसलिए मॉडल असाइनमेंट्स का यूज सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स को बेटर करने के लिए करना है। थोड़ा बहुत कुछ ऐड हो जाए, आप उसमें ऐड कर लो, ठीक है। तो आपको सही राह पर रखना, तो इन सब चीज़ों को कैसे कैसे यूज करना है। मान लो 4-5 बच्चे हैं, एक के लिए दूसरी तरीके की रणनीति काम करती है, दूसरे के लिए किसी और तरीके की। तो इस टाइप से आपके जो मेंटर होते हैं वो हर बच्चे के हिसाब से उसकी रणनीति उसको बताते हैं। जो कॉमन चीज़ है वो है शेड्यूल, कि शेड्यूल के हिसाब से तो आपको चलना ही है, बिकॉज ये शेड्यूल इतने लोगों ने बैठ के बनाया है, ठीक है, बहुत लोगों की मेहनत लगी है इस पर, तो इसीलिए ये बहुत अच्छे से बनाया गया है और ये हर बच्चे के हिसाब से सही है। सही क्यों है? क्योंकि सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपके नोट्स बन जाएंगे, आपके टेस्ट हो जाएंगे, इसीलिए सही है। बाकी जो चीज़ें होगी, किस तरीकों को कैसे करना, किसी भी चीज़ को कैसे करना है, टेस्ट में इम्प्रोवाइजेशन कैसे करना है, प्रीलिम्स के स्कोर को कैसे बढ़ाना है, सीसेट में कैसे बेटर करना है, उसके लिए हर बच्चे का अलग अलग चलता है, ठीक है। प्रभावी रिवीजन के लिए बेहतर नोट्स आप तैयार कर लेंगे खुद के। उत्तर लेखन कौशल में सुधार, क्योंकि आप हर संडे आंसर राइटिंग करेंगे। व्यक्तिगत चुनौतियों का समाधान, 1-to-1 मेंटरशिप है, इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं अपने मेंटर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। प्रभावी ग्रुप डिस्कशन, आपके मेंटोर कुछ दिनों में या जब भी आप चाहेंगे, जब भी बच्चों को लगता है थोड़ा सा कि कोई सब्जेक्ट का कोई सिलेबस खत्म हो गया है तो हमें बुला लो, 4-5 लोगों को बुला लो, तो वैसे बुला के भी सबको साथ में बिठा के भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं तो वो हो जाएगा, और ये चीज़ें होती हैं एम में। प्रोत्साहन और सहायक मार्गदर्शन, मेंटर हमेशा अपना समर्थन आपको देंगे, प्रेरणा देंगे, सलाह देंगे, ठीक है। मेंटर अपने एंड से जो भी हो सकता है बच्चे के अच्छे के लिए वो करते हैं। स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट, आप बेहतर तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। इस 1 साल को कैसे गुजारना है उसके बारे में भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास शेड्यूल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस 1 साल को बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। अगला है मुख्य परीक्षा की गहन तैयारी किस प्रकार सुनिश्चित करता है।
मुख्य परीक्षा में क्या क्या हो सकता है इसमें? वर्कशॉप्स होंगी कि मुख्य परीक्षा को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, यानी कि आपको टेस्ट कैसे लिखने हैं, कब कब देने हैं, ठीक है, क्या क्या मटेरियल आप यूज कर सकते हो, वो सब चीजें। नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे पूरे साल में, ठीक है। ग्रुप सेशंस आपके होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। हैंड आउट्स आपको मिलते हैं, आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलता है, प्रीलिम्स के लिए भी मिलता है, मेंस के लिए भी मिलता है। जहां भी हमें लगता है ना कि बच्चे के पास ये वाला मटेरियल नहीं होगा तो हम उनको दे देते हैं। जैसे कि मान लो आपको राज व्यवस्था में यूज करने के लिए केस लॉस चाहिए, ठीक है, केसेस के नाम आप लिखना चाहते हो, अब मान लो आपके पास नहीं है वैसा कोई, तो हम लोग दे देते हैं, ठीक है। हमें जहां भी लगता है ना कि बच्चे को जरूरत है किसी तरीके के नोट्स की, किसी तरीके की वैल्यू एडिशन की, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको वो प्रोवाइड कर सकें, अगर वो बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, ठीक है। मेंटोर द्वारा मार्गदर्शन आपका हो गया। नीति शास्त्र संवर्धन कार्यक्रम एथिक्स के लिए, ठीक है, यानी कि नीति शास्त्र के कुछ संवर्धन सत्र आपको मिलते हैं जिसमें एथिक्स के पेपर को और अच्छे से करने के लिए आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। निबंध के लिए भी मेंटरशिप भी मिलेगी और आपको सेशंस भी मिलेंगे। मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी आ गई, और मूल्यांकन टेस्ट एवं विमर्श, यानी कि आपके असेसमेंट टेस्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सब आपके मेंस के लिए कवर हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो क्या कोई और चीज चाहिए है मेंस के लिए आपकी खुद की मेहनत के अलावा और इन सब चीजों के अलावा, है ना। अब ये मैंने आपको बता दिया था कि आप नोट्स कैसे बनाने वाले हैं। सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, है ना। आप इसमें असाइनमेंट्स लिखेंगे, फिर इसमें शनिवार को आप रिवीजन करेंगे और संडे को आप आके टेस्ट दे देंगे, ठीक है। बाकी सब चीजें और भी जो चीजें हैं असाइनमेंट से रिलेटेड जो आप डेली लिखने वाले हो, उसमें क्या होगा, एक तो आपको उसका मॉडल उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। आपके मेंटोर, जब आप 2-3 दिन के असाइनमेंट्स लिख लो या फिर चाहे 2 दिन के भी लिख के आप मिल लो, तो आप उस पर विमर्श कर सकते हैं अपने मेंटोर के साथ, ठीक है। आपको जैसे बता दिया जाएगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन के नोट्स बनाने में अगर परेशानी होती है तो आप इसमें कैसे बना सकते हैं, आप उसके लिए अपने मेंटोर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। साप्ताहिक मूल्यांकन टेस्ट आपका हो गया, टेस्ट के उत्तर आपको मिलेंगे, ठीक है, और टेस्ट पर भी विमर्श हो जाएगा। जो भी वैल्यू एडिशन की मटेरियल हमें आपको प्रोवाइड करना होगा, हमें लगेगा कि आपको चाहिए तो हम जरूर देंगे आपको। मेंटर से आप डिस्कशन कर सकते हो, और गुड कॉपीज जो होती हैं, चाहे वो असाइनमेंट्स की हो चाहे वो टेस्ट की हो, जिन बच्चों ने टेस्ट में टॉप किया होता है और जिन्होंने बहुत अच्छे असाइनमेंट्स लिखे होते हैं, हम उनकी कॉपीज का कंपाइलेशन बना के भी आपको दिखाते हैं, ताकि आप समझो कि बाकी बच्चे कैसे लिख रहे हैं या अच्छे बच्चे कैसे लिख रहे हैं, उससे आपको मदद मिलती है, ठीक है। अब प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसकी तैयारी कैसे सुनिश्चित करता है एम। वर्कशॉप होंगी, ठीक है, कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड वर्कशॉप होंगी कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर तक आप कैसे पहुंच सकते हो, पीवाईक्यूज को आप अच्छे से कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या लॉजिक लगता है कुछ क्वेश्चंस में, या यूपीएससी बार बार कौन सी थीम्स हैं जिन पे यूपीएससी बार बार पूछता है, तो इस टाइप की जो वर्कशॉप्स होती हैं वो होंगी आपकी, ठीक है। पीवाईक्यू के सत्र होंगे कि पीवाईक्यूज को कैसे यूज करना है। टेस्ट सीरीज होगी आपकी, 2 टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको बोली, ये दोनों टेस्ट सीरीज होगी। सीसेट की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, सीसेट के कुछ सेशंस भी आपको मिलेंगे जिसमें क्वेश्चंस के थ्रू आपका सीसेट जो है वो कवर किया जाएगा। वैल्यू एडिशन सेशंस आपके हो गए, मूल्य संवर्धन सत्र। सीसेट की भी कुछ ऐसी क्लासेस जैसे मैंने अभी आपको बताया वो होंगी। फुल लेंथ टेस्ट हो गया आपके, जिसमें पूरा सिलेबस आएगा, और हैंडआउट्स, यानी कि जो भी वैल्यू एडिशन मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी हम आपको प्रीलिम्स के लिए भी देंगे, जैसे कि खबरों में रहे हुए स्थल, ठीक है, या फिर आप लगा लीजिए जो स्पीसीज रहती हैं, है ना, किसी प्लांट की या एनिमल्स की जो स्पीसीज न्यूज में रहती हैं, तो उन सब से भी संबंधित जो भी मटेरियल होता है हम आपको देने की पूरी कोशिश देते हैं, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया कि कैसे कैसे होगा। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का है, यानी कि आपके प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज होगी वो कैसे होगा। सोमवार को आप रिवीजन करोगे, मंगल को टेस्ट दोगे, बुधवार को रिवीजन करोगे, वीरवार को टेस्ट दोगे, शुक्रवार को रिवीजन करोगे, शनिवार को फील्ड टेस्ट दोगे, ठीक है। तो ये आपकी जो मेन प्रीलिम्स की जो आपकी एडवांस वाली टेस्ट सीरीज है ये ऐसे चलेगी, यानी कि हर दूसरे दिन आपका टेस्ट होगा, और रविवार को आपका छुट्टी रहेगी, या फिर आप एक रेमेडियल टेस्ट हम डालते हैं जिसमें क्या होता है, आपने जो भी क्वेश्चन पोर्टल पे गलत किए होते हैं हम उनका एक टेस्ट बना के पोर्टल पे डाल देते हैं, ठीक है। तो उस पोर्टल पे जाके आप अपना रेमेडियल टेस्ट भी कर सकते हैं।
अच्छा, जो भी आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल है, जो भी आपके मॉडल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, या जो भी वीडियो डिस्कशंस होंगे, वो सब आपको आपके पोर्टल पे मिलेंगे। ठीक है, आप अपने पोर्टल पे, और पोर्टल का एक्सेस आपको तब मिल जाएगा जब आप एडमिशन लेने के बाद आपको मेल आएगा। उस मेल में आपको पोर्टल को यूज़ करने का तरीका बता देंगे, उसकी डिटेल्स बता देंगे आपको, आपका रोल नंबर आपको मिल जाएगा, और आप पोर्टल पे जाके धीरे धीरे आप उससे फेमिलियर हो जाओगे कि पोर्टल को अच्छे से यूज़ करना कैसे है। ठीक है, वर्कबुक क्या होती है मैंने आपको दिखा दी, इसको वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स जो आप रोज लिखोगे वो असाइनमेंट्स होते हैं, जो आप संडे को देते हो वो आपके असेसमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये शेड्यूल मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, एक बीच में इसमें उत्तर लेखन वर्कशॉप भी होगी 7 जुलाई को। ओरिएंटेशन होंगे शुरुआत में 10 से लेके 14 जून तक आपके ओरिएंटेशन होंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वर्कशॉप मतलब वर्कशॉप आपकी होगी रिलेटेड इससे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि असाइनमेंट कैसे लिखने हैं, टेस्ट कैसे देने हैं। ठीक है, एम प्रोग्राम के साथ कैसे चलना है, तो वो सब चीज़ें आपको वर्कशॉप्स के द्वारा बता दी जाएंगी। एक निबंध लेखन वर्कशॉप होगी आपकी 18 अगस्त को, और मुख्य परीक्षा के पश्चात भी एक वर्कशॉप होगी, आत्म विश्लेषण वर्कशॉप 8 सितंबर को। फिर आपका दिवाली का अवकाश रहेगा 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। फिर आपकी प्रारंभिक परीक्षा संबंधी विषय जो हैं आपके वो कवर होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो और उसके अलावा प्रीलिम्स चरण 1 से पूर्व आपका 3 सप्ताह का अवकाश रहेगा, जो मैंने आपको बताया, जिसमें आप रिवाइज कर सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो। ये आपका प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का शेड्यूल होगा, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आप खुद बताओ, आपने पूरे प्रोग्राम के फीचर्स जान लिए, अब आप खुद देखिए कि एम आपको कैसे ट्रैक पे रखेगा, यानी कि आपका पूरा 1 साल अच्छे से व्यतीत हो, अच्छे से तैयारी करो कि आप अगले प्रीलिम्स देने जाओ और मेंस लिखने जाओ तो आपकी तैयारी अच्छी हो। तो उसके लिए क्या क्या कर सकता है, पहली चीज़ मेंटरशिप सत्र होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप भी होगी और ग्रुप में भी आप मिल सकते हो। दूसरा होगा डिजिटल नज। डिजिटल नज में हम क्या करते हैं, हम आपको, जैसे आपके जो मेंटोर्स होते हैं या हम अपने एंड से भी आपको मैसेजेस भेजते हैं, आपको व्हाट्सएप पे करेंगे, आपको टेलीग्राम पे करेंगे, आपको याद दिलाएंगे। ठीक है, आपको एक दिन पहले याद दिलाएंगे कि कल टेस्ट है, लिखना है जाके। ठीक है, आपके मेंटोर्स भी आपको बोलेंगे। या फिर जब आपने मान लो कुछ टेस्ट नहीं लिखे हैं, कुछ असाइनमेंट्स नहीं लिखे हैं, तब भी आपको मैसेज या मेल किया जाएगा। तो हम मैसेजेस, मेल्स, टेलीग्राम, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं आपको बार बार ट्रैक पे वापस ले जाने के लिए। अगर आप जा रहे हो सीधा और हट गए बीच में कहीं से, तो आपको वापस भी तो खींच के लाना है हमें, तो इसीलिए होता है ये डिजिटल नज। फॉलो अप कॉल्स हम करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं पहले एक्टिव रहते हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद कम 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 करना शुरू कर देते हैं, तो हम खुद कॉल करते हैं, हम पूछते हैं भाई क्या हो गया, क्यों नहीं कर रहे हो पढ़ाई, है ना, क्यों नहीं लिख रहे हो। तो इस तरीके से फॉलो अप कॉल्स जाती रहती हैं। ग्रुप मीट और वर्चुअल मीट, गूगल मीट्स वगैरह लेते हैं, जिसमें सब बच्चे होते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या अच्छा चल रहा है, कहाँ पे कठिनाइयाँ आ रही हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, वर्कशॉप और सत्र, जैसे मैंने आपको बताया वर्कशॉप्स होती रहेंगी। पुरस्कार, पुरस्कार देते हैं हम। मान लो आप लोगों ने अच्छे से असाइनमेंट्स लिखे हैं, पूरे असाइनमेंट्स लिखे हैं, तो हम आपको पुरस्कार भी देंगे, है ना, हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो वो सब भी होता है, फंक्शन होता है अच्छे से। और आप लोगों को, जिन बच्चों ने पूरा लिखा होता है किसी एक विषय का या फिर सारे विषयों को, उनको हम पुरस्कार वितरित करते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग होती है पूरी आपके पोर्टल से, मैंने आपको बताया जैसे ये असाइनमेंट, असेसमेंट के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो, और वैल्यू एडिशन मटेरियल, ये सब आपको पोर्टल पे मिल जाता है। ठीक है, रैंकिंग होती है आपकी, आप मेंस के टेस्ट दोगे, आप प्रीलिम्स के टेस्ट दोगे, सबकी रैंकिंग होती है। ठीक है, उसके मार्क्स जो होते हैं पोर्टल पे दिखते हैं, आपका रैंक आपको आपके पोर्टल पे दिखेगा। ग्रुप में भी हम शेयर कर देते हैं। ठीक है, जिन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं रेगुलरली हम बताते हैं सबके बीच में कि इस बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। सहायता टिकट आप पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी चीज़ में कोई परेशानी है, मान लो कि कुछ मटेरियल टाइम से नहीं मिला या फिर कुछ भी इशू था, या फिर पोर्टल में मान लो कि आपको कुछ मैसेज नहीं आया या मेल नहीं आया या कुछ भी आपको दिक्कत है, तो आपके पोर्टल के ऊपर एक रेज टिकट का ऑप्शन आता है। आप रेज टिकट में जाएं, जो भी परेशानी है, कॉपी में आपको इवैल्यूएशन से कुछ परेशानी है या कॉपी डिले हो गया उससे कोई परेशानी है, तो आप वहाँ पे डाल दें। ठीक है, तो वो आपका रिजोल्व हो जाता है, विदिन 24 आवर्स हम रिजोल्व कर देते हैं। ठीक है, अब डेली का क्या हो गया, आपका जो भी आपका डेली का एम है क्या रहेगा,
आपको अपने वर्कबुक वाले नोट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, आपको अपना सिलेबस अच्छे से कवर करना है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है। बाकी आपको करंट अफेयर कैसे कवर करना है वो आपको बताया जाएगा, आपके मेंटर्स आपको बताएंगे। आपको ऑप्शनल कब शुरू करना है, कितने महीने चलाना है, किस तरीके से करना है, ठीक है, उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको मेंटर्स दे देंगे। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ऐसा है, एक तो यूपीएससी ने बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट दे रखे हैं, आपके मेंटर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, वो आपकी मदद कर सकते हैं कि ये जानने के लिए कि कहाँ से कर लूँ, किसके नोट्स अच्छे हैं, अगर उनको पता होगा बता देंगे, किसी को जानते होंगे तो मिलवा देंगे। यहीं पे हम आपकी ऑप्शनल में इतनी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो आपका जीएस और सीसेट, प्रीलिम्स और मेंस और आपके इंटरव्यू के हिसाब से है ना, ऑप्शनल इसमें हम कवर नहीं करते हैं, लेकिन गुडविल में मेंटर्स हेल्प कर देते हैं थोड़ी बहुत, जितनी उनसे बन पड़ती है, ठीक है। आपके नोट्स तैयार होंगे, पीवाईक्यूज को आप समझोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। अभी आपको ये फीलिंग आती है ना कि मैं अकेला रह गया, अकेली रह गई, कुछ टाइम हो गया प्रिपरेशन को, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी कुछ मिला नहीं है, ठीक है, या फिर मेरी तैयारी अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी से बात करने में बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो हमेशा एक बात याद रखना कि आपके मेंटोर हमेशा आपको समझेंगे, ठीक है। मेंटोर आपको समझने के लिए ही हैं, तो कभी उनसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। आप उनको अच्छे से बताओ आपको क्या परेशानी है, वो अच्छे से आपकी परेशानी सुनेंगे, उसको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे, आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करेंगे, आपको ट्रैक पे लेके आएंगे, आपकी अच्छी तैयारी कराएंगे। अगर आप 2 कदम चलोगे ना, मेंटर 4 कदम चलेंगे। इस बात की पूरी आप कह लो कि तो हमें पता है, हम 2 साल हो गए, हमें तीसरा साल इंग्लिश में हो जाएगा और दूसरा साल हिंदी में हो जाएगा, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि मेंटोर इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि बच्चा ऑन ट्रैक आ जाए। बस बच्चे को पढ़ना पड़ता है, हम बस आपसे ये मांगते हैं कि आप पढ़ो, आप शेड्यूल के हिसाब से पढ़ो, आप अच्छे से तैयारी करो, और हम आपके साथ हैं आपकी उस तैयारी को और अच्छा कराने के लिए, ठीक है। ये फी से रिलेटेड चीज हैं जो यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। आंकड़ों में अगर आप देखेंगे 1500 के करीब आप जो थीम्स हैं वो आप कवर कर लेंगे अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस के द्वारा, ठीक है। इतने 900 के करीब आपके क्वेश्चंस हैं, 500 घंटों के करीब आपके डिस्कशंस होंगे, ठीक है। आपके जो असाइनमेंट के जो आप लिखोगे ना, क्वेश्चंस लिखोगे डेली, उसके आपको वीडियो डिस्कशंस भी मिलेंगे, तो ये भी आपको होगा, ठीक है। आपको प्रीलिम्स के लिए वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलेगा, आपको एथिक्स का 25 घंटों का संवर्धन सत्र मिलेगा, 60 से ज़्यादा आपके प्रीलिम्स परीक्षा के टेस्ट होंगे, ठीक है। 60 के करीब निबंध में जो आपके टॉपिक्स होते हैं ना, वैसे करके आप कम से कम 60 जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेंगे। वर्कशॉप्स होंगी, आपके मेंस के टेस्ट होंगे, दोनों मेंस के टेस्ट है मिला के आपके, ठीक है। सीसेट के भी होंगे आपके 17 के करीब टेस्ट, और अनुभव ऑल इंडिया टेस्ट जो होता है तो वो सब होगा। तो इतना सब आपका कवर होगा, ठीक है, एम प्रोग्राम के थ्रू। ये हमारे रैंकर्स हैं जो एम में थे, रितिका, अभिषेक, माही, मोहित, और कुछ हैं जो इस साल भी अपीयर होने वाले हैं, तो इनके नाम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये आप टेस्टिमोनियल्स उनके पढ़ सकते हैं कि इन्होंने एम के बारे में क्या कहा है, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ जो मैं कह रही हूँ आप उसको समझे, जो हमारे बच्चों ने कहा है आप वो भी समझे, ठीक है। तो ये था एम के बारे में, ठीक है। इसमें मैंने कोशिश की है कि एम के बारे में सब चीजें कवर हो जाएं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी एम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस पे विजिट करें, आप आए, आप हमारे करोल बाग सेंटर, मुखर्जी नगर सेंटर, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप आके मुझसे भी मिल सकते हैं। मेरा नाम ईशान आर्या है, मैं अवेलेबल रहती हूँ यहाँ पे भी, करोल बाग में भी और मुखर्जी नगर में भी, ठीक है। तो आप मुझसे आके इस बारे में और जानकारी पा सकते हैं। हमारे मेंटोर्स जो हैं आपको हिंदी माध्यम के, वो आपको मुखर्जी नगर में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ उनसे जाके भी मिल सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में इसका जो ब्रोशर है उसका लिंक अटैच कर देंगे, ब्रोशर खोल के देखें, ये सब जो चीज़ें हैं वो ब्रोशर के अंदर कवर्ड हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस को समझें और हमारी मदद ज़रूर लें।